हेलो, संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड जिला सीरीज के लेक्चर 1 पर बात करी थी, जिसमें हमने देहरादून डिस्ट्रिक्ट पर बात किया था, इसके बेसिक अवस्थिति और विस्तार के ऊपर बात किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देहरादून जिले में अवस्थित प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों की, यहाँ के ब्लॉक और तहसील की तथा देहरादून जिले के इतिहास के विषय में आज के लेक्चर पर बात करेंगे। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था मित्रों, उसको जानते हैं कि उस लेक्चर में हमने देहरादून के बारे में किन चीज़ों पर अध्ययन किया था। चलिए देखते हैं इसमें। लास्ट टाइम हमने बात किया था मित्रों कि देहरादून जिला जो है आपका, ये इसकी अवस्थिति और विस्तार क्या है, अर्थात ये ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो हमने देखा था मित्रों कि अगर अक्षांशीय आधार पर आप देखेंगे तो ये शुरू हो जाता है 29 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका विस्तार मिलता है। अर्थात यदि हम ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे तो लगभग 29 डिग्री 57 मिनट से लेकर 30 डिग्री 58 मिनट तक हमें जो अवस्थिति मिलेगा, ये देहरादून जिले का अवस्थिति मिलेगा। इसके बाद आपने जाना था मित्रों कि यहाँ पर हम 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 78 डिग्री 20 मिनट या 21 मिनट तक देहरादून जिले का जो विस्तार है ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अर्थात देशांतरीय आधार पर इस जिले का जो विस्तार आपने देखा था वो 77 डिग्री 34 मिनट से 78 डिग्री 20 मिनट के बीच था। इसी में हम देखेंगे कि ये जो देहरादून जिला था, इसके चारों ओर की अगर बाउंड्री का बात किया जाए मित्रों, तो देहरादून के पश्चिमी साइड में आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले थे, नीचे सिरमौर था, ऊपर क्या था, शिमला था। इस साइड में आप आगे चलेंगे तो यहाँ उत्तरकाशी, इसके नीचे देहरादून से बाउंड्री बनाता है टिहरी गढ़वाल। देन आप नीचे चलेंगे तो पौड़ी गढ़वाल। इसके साउथ वेस्ट पोर्शन में आए थे मित्रों आप, तो आपने देखा था कि हरिद्वार इसके दक्षिणी बाउंड्री बनाता है तथा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला इसके दक्षिण पश्चिम की बाउंड्री बनाता है। यहां से फिर आगे देखा था आपने कि देहरादून जिले में इससे आगे हमने देखा स्थिति विस्तार के बाद कि इस जिले का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल एरिया है, वो कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपने देखा था कि देहरादून जिले की जो कुल जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रहते हैं 16,96,694 व्यक्ति या 696 व्यक्ति। फिर आपने देखा था मित्रों कि ये जो देहरादून जिला है, इसका जो साक्षरता दर था, इसकी साक्षरता दर थी 84.25% और लिटरेसी या साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपने देखा था, कौन सा था, देहरादून। फिर आपने देखा था मित्रों कि देहरादून जिले का जो लिंगानुपात था, यहाँ 902 महिलाएं रहती है 1000 पुरुषों पर, और इस आधार पर यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था। फिर आगे बढ़े थे, हमने देखा था इसका पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें हमने बात किया था कि इस जिले में लगभग 549 व्यक्ति रहते हैं, और इस आधार पर ये उत्तराखंड में तीसरा रैंक रखता है। उत्तराखंड में सबसे डेंस आप जानते हैं मित्रों कि हरिद्वार बसा हुआ है, जहां 801 व्यक्ति प्रति वर्ग में रहते हैं। सेकंड आपने देखा कि उत्तराखंड में दूसरा जो सबसे ज्यादा डेंस बसा हुआ जिला है वो उधम सिंह नगर है, और तीसरा जो रैंक आता तो हमारे देहरादून जिले का, जिस पर हमने लास्ट टाइम चर्चा कर लिया था। इसके बाद आगे बढ़े थे तो आपने देखा था कि इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 549 व्यक्ति है। इसका जो आपका एरिया है वो 3000 समथिंग वर्ग किलोमीटर है। इसका जो पॉपुलेशन है वो 16,96,694 व्यक्ति है। यहाँ का जो साक्षरता था वो 84.25% था, है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आज जानते हैं इससे आगे के देहरादून जिले के विषय में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले देहरादून जिले के राजधानी चयन के विषय में कि उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, ये किस प्रकार से इसका चयन हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार था तो 1993-94 में कौशिक समिति की स्थापना की गई, और कौशिक समिति ने उत्तराखंड का जो अस्थायी राजधानी बताया था मित्रों, इसके बारे में बात किया था कि जो गैरसैंण होगा, यह गैरसैंण उत्तराखंड का क्या रहेगा, अस्थायी राजधानी रहेगा। गैरसैंण की अवस्थिति कभी भी पूछेगा मित्रों, ये तो दुधातोली की श्रृंखलाओं से निकलने वाली आटागाड़ नदी के तट पर चमोली में बसा हुआ है कौन सा शहर, गैरसैंण शहर। और ये गैरसैंण उत्तराखंड के मध्य में पड़ता है। यदि आप पिथौरागढ़ से आएंगे तो भी 250 किलोमीटर, यदि आप उत्तरकाशी से जाएंगे तो भी लगभग 250 किलोमीटर। तो उत्तराखंड के बीच में अवस्थित होने के कारण ही कौशिक समिति जो बनाई गई थी, उसका रिपोर्ट के आधार पर हमने गैरसैंण को उत्तराखंड की क्या बताया था, अस्थायी राजधानी। 5 अक्टूबर 2000 को जब उत्तराखंड का निर्माण होना था, उससे पहले ही हमने ये घोषित कर दिया था कि 5 अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड का जो राजधानी है, ये अस्थायी राजधानी किसको बनाया जाएगा, तो
5 अक्टूबर 2000 को ये घोषणा हो गई थी कि उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है वो किसे बनाया जाएगा, देहरादून को। इसके बाद जिले के या उत्तराखंड का निर्माण हुआ तथा अस्थायी राजधानी किसको बनाया गया, देहरादून को। आगे इस क्रम में हम बढ़ते हैं मित्रों, तो आपने देखा कि 4 मार्च 2019 को उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इन्होंने ये घोषणा किया कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो समर कैपिटल है, वो किसको बनाया जाएगा, गैरसैंण को। 20 फरवरी 2020 को यह विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी वो कहाँ बनेगी या कहाँ रहेगी, तो गैरसैंण। तथा वर्तमान समय में उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, जिसे आपने 5 अक्टूबर 2000 को घोषित किया था राज्य निर्माण से पहले। उसके बाद 4 मार्च 2019 को त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये घोषणा किया कि गैरसैंण को उत्तराखंड का क्या बनाया जाएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तथा 20 फरवरी 2019 को विधिवत रूप से 2020 को विधिवत रूप से गैरसैंण को हमने वर्तमान में क्या बना दिया, उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। देहरादून जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि देहरादून जिले में कुल कितने विधानसभा के क्षेत्र है मित्रों, तो देहरादून जिले में वर्तमान समय में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे तो इनमें सबसे पहला जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, चकराता विधानसभा क्षेत्र। पहला जो है आपका मित्रों ये कौन सा, चकराता विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ से 2022 में जो हमारे विधायक हैं वो श्रीमान प्रीतम सिंह जी है, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, श्रीमान प्रीतम सिंह जी। दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र आपका ये आता है विकासनगर विधानसभा क्षेत्र। और विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान समय जो हमारे विधायक है वो श्री मुन्ना सिंह चौहान जी है। वर्तमान में जो विधायक है वो कौन है, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी। तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र आता है, दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ शायद। दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो विकासनगर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां से 2022 में जो विधायक है वो बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान जी आते हैं। तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र है मित्रों देहरादून जिले का, ये सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है। ये आपका सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 2022 में जो विधायक हैं वो सहदेव पुंडीर जी हैं। कौन है, सहदेव पुंडीर। चौथा जो देहरादून जिले का विधानसभा क्षेत्र आता है, इसको आप कहते हैं देहरादून, या इसी का नाम आप कहते हैं गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र, गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र। और मित्रों आप जानते हैं कि यहाँ से जो 2022 में विधायक हैं वो हरबंस कपूर, जिनका अभी अभी डेथ हुआ है, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कपूर जी है। तो गढ़ी कैंट सीट या देहरादून सीट से अभी जो 2022 में विधायक है ये सविता कपूर है। इसके बाद बात करते हैं देहरादून के राजपुर रोड क्षेत्र की। अगला जो विधानसभा क्षेत्र है देहरादून जिले का वो कौन सा है, राजपुर रोड क्षेत्र, जो मित्रों एससी को डेडिकेटेड है, एससी का सीट है। और यहाँ से जो विधायक है 2022 में वो श्री खजान दास जी हैं। कौन है, श्री खजान दास हैं। इसके बाद अगली जो सीट आती है ये आपका नेक्स्ट आता है रायपुर सीट। और रायपुर सीट से 2022 में जो विधायक हैं वो है उमेश शर्मा काऊ। एक बार फिर से उमेश शर्मा काऊ यहाँ से विधायक बनकर आए हैं। नेक्स्ट जो सीट आता है आपका देहरादून जिले का, इसके बाद आता है मसूरी सीट। और मसूरी सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से बीजेपी के गणेश जोशी विधायक बने हैं। कौन बने हैं, तो गणेश जोशी जी यहाँ से विधायक हैं, जो जिनको वर्तमान समय में उत्तराखंड की कैबिनेट में सैनिक कल्याण या कृषि मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके पास है और इनको उत्तराखंड में उपनल, जिसको आप सैनिक कल्याण कहते हैं, तथा कृषि मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इसके बाद डोईवाला विधानसभा सीट। डोईवाला विधानसभा सीट से, जहां से इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ते थे, इस सीट से बीजेपी के बृजभूषण गैरोला अभी जो है विधायक हैं। तो इस सीट से कौन विधायक हैं, बीजेपी के बृजभूषण गैरोला जी विधायक हैं। इसके बाद अगला जो सीट आता है आपका ये आता है ऋषिकेश सीट। और ऋषिकेश सीट से अगर बात करेंगे आप अभी, तो ऋषिकेश सीट से जो विधायक हैं वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से देहरादून जिले के पहली विधानसभा सीट आती चकराता विधानसभा सीट, जहां से श्रीमान प्रीतम सिंह जी विधायक है कांग्रेस के। दूसरी जो सीट है वो आती है आपकी विकासनगर विधायक सीट, जहां से श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी
विधायक हैं। तीसरा जो आता है वो आपका है सहसपुर विधानसभा सीट, जहां से सहदेव पुंडीर विधायक हैं। चौथी जो विधानसभा की सीट आती है देहरादून जिले की वो है आपका देहरादून या गढ़ी कैंट सीट, जहां से सविता कपूर, हरबंश कपूर जी की पत्नी है, वो आपके विधायक है। पांचवी जो सीट है 2022 में अगर बात करें, ये राजपुर रोड सीट है और ये एससी की देहरादून जिले की सीट है, जहां से श्री खजानदास जी विधायक हैं। छठी जो सीट आती है वो आपकी रायपुर सीट है, जहां से उमेश शर्मा काऊ एक बार फिर बीजेपी के विधायक हैं। सातवीं जो सीट आती है वो मसूरी सीट है, जहां से जो है गणेश जोशी आपके क्या है विधायक हैं। आठवीं जो सीट आती है आपकी वो है डोईवाला सीट, जहां से ब्रिजभूषण गेरोला आपके विधायक है। नवीं जो सीट आती है आपकी वो है ऋषिकेश सीट, जहां से प्रेमचंद अग्रवाल आपके विधायक हैं। और 10वीं जो सीट आती है मित्रों, ये देहरादून की धर्मपुर सीट है, देहरादून की धर्मपुर सीट है, जहां से विनोद चमोली जी विधायक हैं। जहां से कौन विधायक है तो विनोद चमोली जी यहाँ से क्या है विधायक है। इस प्रकार से देहरादून जिले में कुछ 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से जो एससी को डेडिकेटेड सीट है वो आपका क्या है राजपुर रोड सीट है। 10 सीटों में से 2 सीटें वर्तमान में ऐसी है जहां पर कैबिनेट के मिनिस्टर लिए गए देहरादून जिले से। एक मसूरी सीट, जहां से गणेश जोशी जी को उत्तराखंड में उपनल या सैनिक कल्याण तथा कृषि मंत्री बनाया गया है, और दूसरे जो प्रेमचंद अग्रवाल थे, इससे पहले उत्तराखंड की 4थी विधानसभा में ये विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में जो है ऋषिकेश से विधायक है तथा उत्तराखंड में शहरी विकास व वित्त मंत्री के पद पर या वित्त मंत्रालय इनके पास अभी है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देहरादून जिले में कुल जो तहसीलें हैं मित्रों वो 7 तहसीलें हैं, और 7 तहसीलों की अगर बात करेंगे तो सबसे जो उत्तरी क्षेत्र की तहसील है वो त्यूनी है, उसके बाद आपका दूसरा क्या है चक्राता, तीसरा क्या है कालसी, चौथी जो तहसील है आपकी विकासनगर, 5वीं जो तहसील है आपकी वो देहरादून, छठा जो है वो डोईवाला, और 7वीं जो आती है वो ऋषिकेश से आती है। एक चीज स्पष्ट कर लेना आप सभी लोग यहाँ पर कि तहसील और ब्लॉक जो होते हैं ये तो अलग अलग क्षेत्र आते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। पहला क्या है तहसील और दूसरा आप क्या बात करते हैं ब्लॉक की। तो किसी एक स्थान पर जैसे आप यहाँ देखेंगे तो चक्राता में आपका तहसील भी होगा और चक्राता में ही आपका क्या है ब्लॉक भी है। तो तहसील जो होता है, तहसील का मुख्य कार्य है, तहसील जो है वो उस क्षेत्र का जो टैक्स या रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने का कार्य करती है, और यहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है। तो किसी भी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि आपको रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करना है तो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को तहसील कहते हैं। जबकि ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है ये बीडीओ होता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यूकेपीसीएस का जो पेपर होता है उसके तहत आता है, और इसका मुख्य कार्य होता है इस क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे भेजना, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। जैसे कि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि पंचायती राज है, इसके अंतर्गत मनरेगा या नरेगा जो भी स्कीम आप लागू करते हैं उन सभी को आगे पहुंचाना या गांवों तक पहुंचाना काम है किसका, ब्लॉक का। जबकि तहसील का कार्य क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और ब्लॉक का कार्य क्या है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना या आगे भेजना। तो उत्तराखंड में तहसीलों की बात करेंगे तो 7 तहसीलें हैं देहरादून जिले के अंतर्गत, तथा कुल 6 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक आते हैं, 6 ब्लॉक, जिसमें पहला जो ब्लॉक है आपका वो कौन सा है, चक्राता ब्लॉक, दूसरा जो ब्लॉक है आपका वो कौन सा है, कालसी, तीसरा जो ब्लॉक आता है देहरादून जिले में वो है विकासनगर, चौथा जो ब्लॉक आता है आपका वो सहसपुर ब्लॉक है, 5वां जो ब्लॉक आता है वो आपका रायपुर ब्लॉक है, और छठा जो ब्लॉक आता है वो आपका डोईवाला ब्लॉक आता है। तो सबसे पहला ब्लॉक चक्राता, फिर कालसी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर और डोईवाला। इस प्रकार देहरादून जिले में कुल कितने ब्लॉक है तो 6 ब्लॉक है। उत्तराखंड में अगर बात करेंगे मित्रों तो सबसे ज्यादा जो ब्लॉक आते हैं वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने ब्लॉक हैं तो 15 ब्लॉक आते हैं। और इस आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जो जिला मिलता है आपको वो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। और सबसे कम ब्लॉक की बात करेगा तो सबसे कम 3 या 4 ब्लॉक जो आपको देखने को मिलेंगे ये किस जिले में आपको मिलेंगे तो बागेश्वर में। इसी प्रकार से उत्तराखंड में यदि वो तहसीलों की बात करेगा तो तहसीलें, सर्वाधिक जो तहसीलें वो पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में है, दोनों ही जिलों में लगभग 13 तहसीलें हैं, और सर्वाधिक तहसीलों वाले ये जिले हैं। तथा सबसे कम तहसीलों की बात करेगा तो उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलों वाला जो जिला है आपका वो चंपावत है, और चंपावत में कुल कितनी तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तहसील और ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया कि यदि
उस क्षेत्र में रेवेन्यू या कर या टैक्स वसूल करने का कार्य करना हो तो उसके लिए हम तहसील की स्थापना करते हैं, तथा यदि विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना है तो वो क्या होते हैं, ब्लॉक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है, किसी एक जगह पर तहसील और ब्लॉक दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं देहरादून जनपद का जो प्रशासन है। तो प्रशासन में सबसे पहले बात करते हैं देहरादून जिले के नगर निगमों की, और देहरादून जिले में अगर बात करेंगे तो 2 नगर निगम है। पहला जो नगर निगम है वो देहरादून नगर निगम है, और देहरादून नगर निगम 1998 में बनाया गया, दिसंबर 1998 में, जब उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी, इस समय घोषणा हुई थी देहरादून नगर निगम की। और सेकंड जो ऋषिकेश नगर निगम है ये 2017 में बनाया गया, उत्तराखंड का 7वां नगर निगम स्थापना के क्रम में। इस प्रकार से देहरादून जिले में कुल कितने नगर निगम है, तो 2। हम जान लेते हैं कि नगर निगम क्या होते हैं, किन क्षेत्रों को हम कहते हैं क्या, नगर निगम। तो मित्रों यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे शहरी निकाय, ऐसे शहरी कस्बे जिनका पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से अधिक होता है, 1 लाख से अधिक होता है, इन्हीं को हम क्या घोषित करते हैं, तो नगर निगम घोषित करते हैं। ऐसे शहरी निकाय या शहरी कस्बे जिनका पॉपुलेशन 1 लाख या इससे अधिक होता है, इनको हम क्या घोषित करते हैं, नगर निगम घोषित करते हैं। और यदि हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है, तो उत्तराखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है वर्तमान समय में, कहा, उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड के 9 नगर निगमों को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो पहला जो नगर निगम आपको मिलेगा, पहला नगर निगम बना था उत्तराखंड का, कौन सा, देहरादून नगर निगम। और देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी आपका दिसंबर 1998 में। दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश के मायावती सरकार ने देहरादून को नगर निगम घोषित किया था, अर्थात इसका जो पॉपुलेशन था वो 1 लाख से ऊपर हो गया था। तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है, देहरादून। और वर्तमान समय में उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जो नगर निगम है ये कौन है, देहरादून नगर निगम है। इसके बाद उत्तराखंड का दूसरा नगर निगम जो देहरादून के बाद बनाया गया, ये दूसरा नगर निगम बनाया गया, कौन सा, हरिद्वार नगर निगम। उत्तराखंड का दूसरा नगर निगम बना कौन, हरिद्वार, और इसको बनाया आपने कब, 2011 में। इसके बाद तीसरा नगर निगम आपने उत्तराखंड का बनाया, किसको, रुड़की नगर निगम को, और इसकी भी स्थापना आपने करी कब, 2011 में। इस प्रकार से 3 नगर निगम बन गए। तो उत्तराखंड का चौथा जो नगर निगम आपने बनाया वो बनाया आपने किसको, काशीपुर को, उधम सिंह नगर को। और ये काशीपुर 2013 में उत्तराखंड का क्या बना था, नगर निगम। इसके बाद उत्तराखंड का 5वां नगर निगम जो बनाया आपने वो किसको बनाया, रुद्रपुर को, और ये भी कब बनाया गया था, 2013 में। इसके बाद उत्तराखंड का 6वां नगर निगम आपने बनाया किसको, हल्द्वानी, जो कि नैनीताल के अंतर्गत आता है, और ये भी मित्रों आपने बनाया कब, 2013 में। इसके बाद उत्तराखंड का 7वां जो नगर निगम आपने बनाया, ये 7वां नगर निगम बनाया आपने, अभी बात किया था हमने, ये देहरादून जिले के किसको, ऋषिकेश को। और ये ऋषिकेश को कब नगर निगम बनाया आपने, तो 2017 में। अभी लास्ट टाइम जो कनिष्ठ सहायक या वीडियो का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नेक्स्ट आया था कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम जो बना ये कौन बना है, तो ये पौड़ी जिले के कोटद्वार को बनाया आपने। और ये भी कब बनाया आपने, तो 2017 में बनाया, कोटद्वार को नगर निगम बनाया आपने, है ना। और अभी जो लास्ट 9वां नगर निगम, सबसे नवीनतम नगर निगम है मित्रों, ये 31 दिसंबर 2021 को आपने घोषित किया श्रीनगर शहर को। और श्रीनगर कहाँ है, तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ ये शहर है। और अभी उत्तराखंड का सबसे नवीन या वर्तमान नगर निगम आपने घोषित किया किसको, श्रीनगर को। एक बार फिर देखते हैं कि नगर निगम क्या होते हैं। तो ऐसे शहरी निकाय, ऐसे शहरी क्षेत्र जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से क्या होता है, अधिक होता है, इनको हम क्या घोषित करते हैं, नगर निगम का दर्जा देते हैं। अगर आप आगे बढ़े तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल कितने नगर निगम है, तो 9 नगर निगम है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा था, तो देहरादून नगर निगम। और देहरादून को नगर निगम के रूप में उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार ने, मायावती सरकार ने दिसंबर 1998 को बनाया था। यहीं पर हम देखेंगे कि देहरादून नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1867 में सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नगरपालिका परिषद के रूप में स्थापित किया था। नगरपालिका परिषद ऐसे शहरी क्षेत्र होते हैं जिनका पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख के बीच होता है। और 1998 में जब 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन जाएगा तो उत्तराखंड का सबसे पुराना नगर निगम बन जाएगा, कौन सा, देहरादून नगर निगम। फिर सेकंड हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी,
इसके बाद आपका ऋषिकेश 2017, कोटद्वार 2017 और श्रीनगर को आपने अभी अभी 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड का नवीनतम या नवा नगर निगम घोषित किया है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि देहरादून जिले में जो कुल कितने हैं, 4 नगर पालिका परिषद है। कितने नगर पालिका परिषद है, तो 4। पहली जो नगर पालिका परिषद है मित्रों ये कौन सी है, मसूरी। सेकंड आपकी कौन सी है, डोईवाला। थर्ड आपकी कौन सी है, विकास नगर। और चौथी नगर पालिका परिषद है क्या, हरबटपुर। इस प्रकार से देहरादून जिले में कितने नगर पालिका परिषद है, तो 4। अब जान लेते हैं कि नगर पालिका परिषद क्या होते हैं। तो नगर पालिका परिषद की यदि आप बात करेंगे, नगर पालिका परिषद का यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो मित्रों ऐसे शहरी क्षेत्र जिनका औसत जनसंख्या 20,000 से लेकर, जिनका औसत जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच होता है, इनको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी नगर पालिका परिषद है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में 39 नगर पालिका परिषदें हैं। कहीं पर आपको 40 दिखेगा, ये कोई किताब आपको 41 तथा 42 भी देती है, लेकिन वर्तमान में कितनी, 39 नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका परिषद होता क्या है मित्रों, तो ऐसे शहरी कस्बे जो 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले हों उसको सरकार क्या घोषित कर देती है, नगर पालिका परिषद। और अभी उत्तराखंड में कितनी है, तो 39 नगर पालिका परिषद है। यदि आप उत्तराखंड में देखें नगर पालिका परिषद को, तो उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका परिषद बनाई गई थी, उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका परिषद बनाई गई थी ये आपकी कौन सी थी, मसूरी नगर पालिका परिषद। और मसूरी नगर पालिका परिषद या मसूरी नगर पालिका की स्थापना 1842 ईस्वी में ब्रिटिशर्स फ्रूट महोदय के द्वारा की गई थी। और ये फ्रूट ही मसूरी नगर पालिका के पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार उत्तराखंड की पहली जो नगर पालिका परिषद बनी थी वो कौन सी थी, मसूरी नगर पालिका परिषद देहरादून के अंतर्गत, जिसकी स्थापना आपने कब करी, 1842 ईस्वी में। और इसका जो संस्थापक था वो सर फ्रूट महोदय थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। सेकंड आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो कुमाऊं क्षेत्र है आपका, इस कुमाऊं क्षेत्र की पहली नगर पालिका परिषद कहां बनाई गई थी। तो कुमाऊं की पहली नगर पालिका परिषद बनाई गई थी अल्मोड़ा में। कहां बनाई गई थी ये, तो अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा को नगर पालिका परिषद बनाया गया था कब, 1864 ईस्वी में। और ये भी ब्रिटिशर्स थे, रेवरेंड साहब या रेवरेंड महोदय के द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से जब भी आप यूके SSSC, यूके PCS का पेपर फेस करते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि बताइए उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पालिका परिषद है, तो 39। नगर पालिका परिषद का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसे शहरी निकाय जो औसत रूप से 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या रखते हैं उनको हम क्या घोषित करते हैं, नगर पालिका परिषद। अगला ही प्रश्न बनाएगा कि वर्तमान में कुल कितनी नगर पालिका परिषदें हैं, तो 39 नगर पालिका परिषदें हैं देहरादून जिले में। और बात करेगा उत्तराखंड की या गढ़वाल की पहली नगर पालिका परिषद, तो ये किसको बनाया गया था, मसूरी नगर पालिका परिषद को। और ये बनी थी आपकी कब, 1842 में फ्रूट महोदय के द्वारा। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कुमाऊं की पहली नगर पालिका परिषद कौन थी, तो अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद कुमाऊं की पहली नगर पालिका परिषद थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1864 में सर हेनरी रेवरेंड महोदय के द्वारा बनाया गया था। किसको, अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद को। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि बताओ गढ़वाल की सबसे नवीनतम नगर पालिका परिषद कहां बनाई गई। तो सबसे नवीनतम नगर पालिका परिषद जो गढ़वाल के मित्रों वो कौन सी है, पौड़ी। और कुमाऊं की जो सबसे नवीनतम नगर पालिका परिषद है वो पिथौरागढ़ शहर है, पिथौरागढ़ शहर बनाया गया या पिथौरागढ़ को बनाया गया है। तो सबसे नवीनतम पूछेगा, सबसे पुरानी पूछेगा, गढ़वाल की पूछेगा और कुमाऊं की पूछेगा। तो ये हमारा जो यहाँ हमने बात किया वो किसके ऊपर, नगर पालिका परिषद के ऊपर बात किया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देहरादून जिले के अंतर्गत छावनी परिषद या कैंटोनमेंट बोर्ड या कैंटोनमेंट क्षेत्र की। मित्रों ये यहाँ एक चीज स्पष्ट करना है कि ये जो कैंटोनमेंट जोन या छावनी परिषद होते हैं, प्राचीन काल में ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है ब्रिटिशर्स ने आकर सैनिक छावनियों के रूप में जिनको स्थापित किया। और वर्तमान समय में यहाँ के जो शासन है वो सैन्य आधार पर चलते हैं तथा यहाँ के जो सिविलियन लोग हैं उनका भी जो शासन प्रशासन है वो सिविल आधार पर चलाया जाता है या सैन्य शासन के आधार पर चलाया जाता है। ऐसे ही क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, तो कैंटोनमेंट जोन या छावनी परिषद कहते हैं।
अगर आप उत्तराखंड के कुल छावनी परिषदों की बात करेंगे, बार बार ग्रुप सी के लिए आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कुल कितने छावनी परिषद है मित्रों, तो 9 छावनी परिषद है। टोटल कितने छावनी परिषद है, तो 9 छावनी परिषद। इनमें अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे पुराना जो छावनी परिषद है वो अल्मोड़ा को बनाया गया था 1815 ईस्वी में। इसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका लंडौर मसूरी का छावनी परिषद, जिसको 1836 में बसाया गया और 1872 में छावनी के रूप में कन्वर्ट किया गया। अगली जो तीसरी छावनी परिषद है वो नैनीताल छावनी परिषद। आप सभी जानते हैं कि पीटर बैरन जो पहुंचे थे 1841 में नैनीताल पहुंचे थे, ये शिकार करने के लिए यहाँ जो है शेर का डांडा पहाड़ी तक पहुंचते हैं और जब उन्हें नैनी झील दिखती है तो वो इस प्रकार से नैनीताल में आकर्षित होते हैं। 1841 में नैनीताल का जो सूबेदार था वो मिस्टर नूर सिंह जी थे और नूर सिंह से ही उन्होंने कुछ लैंड लेकर यहाँ अपना मकान बनाया था। बाद में बात करेंगे नैनीताल जिले के अंतर्गत। आगे चलते हैं, रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई, 1853 में। चक्राता छावनी मित्रों कब बसाई गई, 1869 में। 1866 ईस्वी में इसको छावनी के रूप में बसाने की बात किया गया और फाइनली कर्नल ह्यूम ने 1869 में चक्राता को छावनी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे रानीखेत की। रानीखेत जो है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत 1871 में इसको क्या बनाया गया था, छावनी बनाया गया था। और 1948 में मित्रों ये जो कुमाऊं रेजिमेंट जो 1945 में जिसका मुख्यालय आगरा से अल्मोड़ा शिफ्ट हुआ था, 1948 में इसको कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी बनाया गया था। किसको, रानीखेत को। बार बार ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंसडाउन छावनी की, जिसको 4 मई 1887 ईस्वी को कर्नल मनवेरिंग के द्वारा बसाया गया था। किसने बसाया था मित्रों, तो कर्नल मनवेरिंग के द्वारा लैंसडाउन जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है इसको छावनी के रूप में बसाया था। और लैंसडाउन का प्राचीन नाम सभी बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कालो डांडा के रूप से में जाना जाता था। और जब भारत के तत्कालीन गवर्नर या वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ आते हैं तो उसके उपरांत इसको हमने नाम दिया क्या, लैंसडाउन। अगली बात करते हैं देहरादून के गढ़ी कैंट छावनी की, जिसको 1913 या 14 में बसाया गया। और अंतिम जो छावनी आपकी वो 1941 ईस्वी में फाइनली देहरादून के क्लेवेंट टाउन को बनाया गया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कितने छावनी परिषद है, तो 9 छावनी परिषद है या कैंटोनमेंट जोन है। अब बात कर लेते हैं देहरादून में कितने हैं, तो देहरादून में आते हैं कितने, 4 छावनी परिषद है। पहली चक्राता छावनी, जिसको 1869 में कर्नल ह्यूम के द्वारा बसाया गया था, अभी बात किया था हमने। सेकंड जो छावनी आपका वो लंडौर मसूरी की छावनी, जिसका जो है 1936 में निरीक्षण किया गया और 72 में इसको छावनी के रूप में स्थापित किया था अंग्रेजों ने। तीसरी बात करते हैं किसकी, गढ़ी कैंट की। गढ़ी कैंट को या देहरादून छावनी को 1814 में जो इसका सर्वे किया गया और 1913 में फाइनली छावनी के रूप में कन्वर्ट हुआ। और क्लेमेंट टाउन जो है वो 1936 में सर्वे हुआ और 1941 में आपने इसको देहरादून जिले की चौथी छावनी परिषद स्थापित किया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहां से बनता है, चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड का पहला छावनी परिषद अल्मोड़ा कब बनाया गया, उत्तराखंड में कुल कितने छावनी परिषद हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इससे अगले बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे देहरादून जिले के इतिहास के विषय में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है देहरादून जिले का इतिहास, अर्थात एक जिले के रूप में देहरादून जिले का क्या इतिहास रहा है, इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों बात करेंगे इतिहास के पहले काल की देहरादून जिले के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं पौराणिक इतिहास। पौराणिक इतिहास ऐसा इतिहास जिसको आप धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, आप महाभारत में पढ़ते हैं, आप रामायण में पढ़ते हैं। इस काल के इतिहास को क्या कहा जाता है, पौराणिक इतिहास। और जब ये समय था पौराणिक इतिहास का, तो सबसे पहले आपका जो ये देहरादून जिला है, इस देहरादून जिले में हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत काल में ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ये देहरादून जिले के पास में बहने वाली तमसा नदी के तट पर अपना आश्रम बनाए थे और इसी आश्रम में ये धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। तो पौराणिक इतिहास के अनुसार देहरादून जिले में तमसा नदी के तट पर महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य का क्या हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था, है ना। और ये महाभारत कालीन जो गुरु द्रोणाचार्य है ये धनुर्विद्या के क्या थे, महाभारत काल में महान एक शिक्षक होते हैं। और इनके पुत्र जो थे अश्वत्थामा, इन अश्वत्थामा का भी जो कर्मस्थली माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, वो किसे माना जाता है, तो देहरादून को ही माना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि इसी क्षेत्र में ही महर्षि गौतम ने गौतम कुंड के पास चंद्रबनी देहरादून में
क्या किया था? तपस्या किया था, तथा इन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या व अंजनी के साथ इस गौतम कुंड के पास ही क्या किया है? तपस्या किया है। जरा इसको देखते हैं। आप देहरादून जिले में पढ़ते हैं चंदबाड़ी ताल, और चंदबाड़ी ताल जो है मित्रों वो आपका नरेंद्र नगर के आसपास या उस एरिया में पड़ता है। और चंदबाड़ी ताल से जो नदी निकलती है, ये नदी आपकी कौन सी है? चंद्रभागा नदी। और यदि आप चंद्रभागा नदी को देखेंगे तो ये ऋषिकेश में जाकर गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी। कहाँ संगम बनाती है? तो ऋषिकेश में। इसका जो मीनिंग है आपका, तो ऋषिकेश जो शहर है आपका वो किस नदी के तट पर बनता है? तो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर। इसी चंद्रभागा नदी के तट पर यहाँ पर देहरादून के आसपास वाले क्षेत्रों में चंद्रबनी है। कौन सा स्थान है? चंद्रबनी। चंद्रबनी और चंद्रबंदनी मित्रों दोनों अलग अलग स्थान है। चंद्रबदनी की अगर बात करेंगे तो चंद्रबदनी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, और चंद्रबनी की अगर बात करेंगे तो चंद्रबनी कहाँ है? देहरादून में। और इसी चंद्रबनी के पास महर्षि गौतम ने, ये जो गौतम ऋषि थे आपके, इन्होंने जो है तपस्या किया था। साथ में इनकी पत्नी अहिल्या तथा इनकी जो बेटी थी वो अंजनी, इन तीनों ही लोगों का जो तप स्थल है वो कहाँ था? तो गौतम कुंड था। और गौतम कुंड के पास ही इन लोगों ने क्या किया? तपस्थल। ये पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो वीडियो का पेपर हुआ उत्तराखंड में UKSSC के अधीन, इसमें प्रश्न बनाया था कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कहाँ है? तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड में मित्रों, ये भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून इस चंद्रबनी के पास ही स्थित है। और इसे मई 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था देहरादून के चंद्रबनी के पास। ये क्वेश्चन अभी अभी आपके वीडियो में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो चंद्रबनी में आपका पहला महर्षि गौतम की तपस्थली है, दूसरा गौतम कुंड है, तीसरा महर्षि गौतम, अहिल्या और अंजनी की तपस्थली, चौथा भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है आपका वो भी कहाँ है? तो चंद्रबनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद देहरादून जिले का प्राचीन इतिहास पर बात कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे कि ये जो देहरादून जिला है इसमें सबसे पहले कुणिद राजा सुबाहु के साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। पहली जो बात करते हैं हम देहरादून जिले के प्राचीन इतिहास पर, अगर हम बात करेंगे तो देहरादून जिले का जो प्राचीन इतिहास आता है इस जिले का, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जब महाभारत का जो युद्ध समाप्त हुआ 18 दिनों के बाद, तो ये जो पांडव थे ये लोमस ऋषि के साथ उत्तराखंड के इस क्षेत्र में आते हैं प्राचीन काल में। और जब ये पांडव इस क्षेत्र में पहुंचते हैं लोमस ऋषि के साथ, तो इतिहासकार कहते हैं कि ये सबसे पहले राजा सुबाहु के घर पर रुके थे, अर्थात एक दिन या एक रात ये किसके घर पर रुके? राजा सुबाहु के। और इसी समय चर्चा की गई महाभारत के वन पर्व में कि इस क्षेत्र का जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? राजा सुबाहु था, जिसका साम्राज्य आपके देहरादून के कालसी से लेकर और श्रीनगर के कालानौर तक था। इसके बीच का राजा था कौन? राजा सुबाहु। तो सबसे पहले यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो आपको इस जिले में जो पहले शासक का उल्लेख मिलेगा वो कौन था? राजा सुबाहु। और राजा सुबाहु जो थे कुणिदों का भी उत्तराखंड में पहला शासक माना जाता है, जिसका साम्राज्य देहरादून क्षेत्र के कालसी, जिसको आप कालकूट, तलकूट कहते हैं, तथा जिसको हैंसांग सुध नगर नाम से जानता है, वहां से लेकर श्रीनगर तक का साम्राज्य था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में या देहरादून क्षेत्र में ही प्राचीन काल में असुर, यक्ष, किन्नर और गंधर्व आदि प्रजातीय समूहों का ये निवास स्थान माना जाता है। इसके उपरांत देखेंगे कि मौर्य काल में या मौर्य काल से पूर्व कालसी को जो है वो कालसी या कालकूट का यह क्षेत्र उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था और कुणिद राज्य के रूप में जाना जाता था। मित्रों यहाँ आप जानेंगे कि ये जो अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी हिंदी का पहला क्या है? व्याकरणिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो कौन है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया। लगभग पाणिनि का जो जन्म हुआ वो 700 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के तक्षशिला में होता है। पाणिनि जब अष्टाध्यायी लिखते हैं तो पाणिनि कहते हैं कि उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है इस समय लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व में ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो 5 या 6 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ करता था। यहाँ 5 या 6 छोटे छोटे राज्य होते थे, जिनमें टॉन्स नदी के तट पर होता था आपका कौन सा राज्य? तमसा राज्य। ये पाणिनि के अकॉर्डिंग था। जब
अशोक का साम्राज्य उत्तराखंड में आया उससे पहले का ये समय है। तो जो आपका टोंस नदी का एरिया है वहां पर कौन सा राज्य होता था? तमसा राज्य। कालसी वाला जो एरिया है यहाँ पर कौन सा राज्य होता था? तो कुणिद राज्य हुआ करता था। किस क्षेत्र में? कालसी क्षेत्र में। और ये उस समय का सबसे धन वैभव से पूर्ण राज्य था तथा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 500 ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। इसके बाद टिहरी वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारद्वाज राज्य था। पिंडर नदी में आप देखेंगे कि रंगू राज्य था। इसके बाद आप आगे देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में कि अत्रेय राज्य था। और फिर आप देखेंगे कि ये जो तराई वाला एरिया है नैनीताल और उधम सिंह नगर का, यहाँ पर गोविसान राज्य हुआ करता था। ऐसा उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने अपनी पुस्तक किसमें? अष्टाध्यायी में। और फिर इस मौर्य काल से पहले अगर हम देखेंगे तो ये कुणिद राज्य का सबसे क्या था? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। कौन सा? देहरादून जिले का कालसी क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं, आप यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके उपरांत इस क्षेत्र में राजस्थान के मत्स्य राजवंश के शासक राजा विराट ने आक्रमण किया तथा यहाँ के जौनसार क्षेत्र में स्थित विराट खाई या विराट गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। ये जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये विराट गढ़ी या विराट खाई का ही आपको जो है स्लाइड दिखाया गया है या पिक दिखाया गया है। तो इसी क्षेत्र में ये जो राजस्थान का मत्स्य राजवंश के शासक थे जिनका नाम क्या है? राजा विराट, इन्होंने शासन किया तथा ये इससे अपनी राजधानी बनाया। यहां देखिएगा अगर हम इस काल की बात करेंगे मित्रों तो हम देखेंगे कि भारत की अवस्थिति पर, थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की अवस्थिति पर बात करेंगे कि इस समय यदि हम देखेंगे तो राजस्थान क्षेत्र में, ये जो राजस्थान आपका भारत का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है, इस राजस्थान क्षेत्र के अजमेर में मत्स्य राजवंश का राजा था जिसका नाम क्या था? राजा विराट होता था। क्या नाम था? राजा विराट। इस राजा विराट ने मित्रों यहां से अटैक किया कहां? देहरादून के क्षेत्रफल। और देहरादून के उस क्षेत्र पर आक्रमण करेगा कोई भी शासक जो सबसे ज्यादा धन वैभव से परिपूर्ण था, और वो राज्य आपका कालसी राज्य था। जैसा कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने बताया था कि कालसी सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था और सबसे वैभवपूर्ण राज्य था। तो जब ये अटैक करेंगे कालसी क्षेत्र पर राजस्थान के मत्स्य राजवंश के राजा विराट, तो फिर इनको ये क्षेत्र जो है यहां पर ये इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि जौनसार के विराट खाई या विराट गढ़ी को अपनी क्या बनाएंगे? राजधानी बनाएंगे। और फिर इस प्रकार से यहां से शासन चलाएंगे। कौन? राजा विराट। इन्हीं राजा विराट की जो पुत्री थी, ये पुत्री जिनका नाम क्या था? उत्तरा, इनका विवाह अभिमन्यु से करवाया गया था, या अर्जुन पुत्र जो अभिमन्यु से उनसे करवाया गया था। और राजा विराट ने अपनी पुत्री को यह क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया था। उत्तराखंड वाला जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है जो जीता था राजा विराट ने, इसको अपनी पुत्री को किसमें दे दिया? दहेज स्वरूप। और यहीं से हम कहते हैं इसको उत्तरा का खंड, अर्थात राजा विराट के द्वारा अपनी बेटी उत्तरा को दिया गया खंड या भाग या हिस्सा। और तभी यहीं से मित्रों उत्पत्ति हुआ उत्तराखंड जो नामकरण है या नाम दिया जाता है। इसी नाम को आप देखेंगे मित्रों कि जब उत्तराखंड राज्य बना, भारत का 26वां राज्य ये बना कब? 27वां राज्य बनाकर 9 नवंबर 2000 को। तो इस समय उत्तराखंड का जो नाम रखा गया था वो क्या था? उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया था? उत्तरांचल। बाद में आप देखेंगे कि 26 दिसंबर 2006 को उत्तराखंड की विधानसभा में ये जो नामकरण या नाम परिवर्तन विधेयक है उसको पारित कर दिया। राज्यपाल ने इस पर साइन कर दिया। और फिर 1 जनवरी 2007 से हमने पुनः उत्तरांचल के स्थान पर कौन सा नाम प्रयुक्त किया? उत्तरा का खंड या उत्तराखंड को प्रयुक्त किया, जो कि बार बार यहाँ पेपर में पूछा जाता है। तो सेकंड प्राचीन इतिहास में राजा कुणिद या सुबाहु, कुणिद राजा सुबाहु के बाद यहाँ जो शासन मिलेगा आपको देहरादून जिले में, ये राजा विराट का शासन मिलेगा। राजा विराट की अगर आप वास्तविकता देखेंगे तो राजा विराट राजस्थान के मत्स्य राजवंश का राजा होता है, जो कि देहरादून या उत्तराखंड के कालसी राज्य पर आक्रमण करता है तथा यहाँ के जौनसार में अपनी राजधानी स्थापित करता है, जिसके किले के अवशेष आपको दिखाई देते हैं। और इसी को हम विराट गढ़ी या विराट खाई के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं नेक्स्ट। इसके उपरांत आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में मौर्य शासक किसने अटैक किया या किसने शासन किया? अशोक ने। तथा 257 ईसा पूर्व में यमुना व अमलावा नदी के तट पर इन्होंने कालसी शिलालेख की स्थापना करी, और जिसे स्थानीय निवासी किस नाम से जानते हैं? चत्तरशिला के नाम से जानते हैं। ये जो मित्रों आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? कालसी शिलालेख है। और इस पे लिखी गई पाली भाषा की लिपि है। लगभग 80% जो शब्द है आपके वो पाली भाषा के, और अंशतः प्राकृतिक भाषा भी इसमें लिखी गई है। तो 257 ईसा पूर्व में अशोक के
अधीन ये राज्य चला गया होगा। इसके प्रमाण हमें कालसी शिलालेख से मिलते हैं। देखते हैं जरा इसके बारे में। तो मित्रों, दुनिया में जो पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य के चारों ओर, विश्व का जो पहला राजा था जिसने अपने साम्राज्य के चारों ओर शिलालेख बनाए थे, वो ईरान में हकमानी राजवंश का राजा था। कौन से राजवंश का? हकमानी राजवंश का राजा था दारा प्रथम। और लास्ट टाइम 2 या 3 बार ये जीएस में रिपीट क्वेश्चन है कि बताइएगा, सम्राट अशोक ने जो शिलालेखों को बनाने की परंपरा की शुरुआत की, अपने साम्राज्य के चारों ओर लोगों तक उपदेश पहुंचाने के जो प्रारंभ किया, वो पहले किससे कॉपी किया था? तो हकमानी राजवंश का राजा दारा प्रथम में, जो 500 ईसा पूर्व में ईरान में शासन करता था। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो सम्राट अशोक है, इसके अगर आप शासन की बात करेंगे मित्रों, तो ये 272 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ था। कब? 272 ईसा पूर्व में। और सिहली अनुश्रुति में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और 99 भाइयों की हत्या करने में इसको 4 या 5 साल का समय लगा। तो इसीलिए इसका जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 268 ईसा पूर्व में। लगभग 4 साल इसको अपने 99 भाइयों को मारने में लग जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जब ये इसके बाद इसने जो है 261 ईसा पूर्व में कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग मित्रों उड़ीसा में था, और कलिंग राज्य जो था उस समय वो हाथियों के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण राज्य था, और हाथियों के लिए ही इस काल में सबसे ज्यादा बैटल या युद्ध लड़े जाते थे इंडिया में। तो 261 ईसा पूर्व में इसने कहाँ अटैक किया था? कलिंग पर, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली। और अगर कलिंग राज्य की बात करेगा तो ये कलिंग राज्य भारत के किस राज्य के अंतर्गत था? उड़ीसा राज्य में। कलिंग को जीतने के बाद, युद्ध को जीतने के बाद लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हताहत हुए यहाँ पर। और इस समय अशोक का क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हुआ था। और इसी कारण इसने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने उपदेशों को लोगों को तक पहुंचाने के लिए भारत में 8 बनाए थे क्या? शिलालेख, जिसके अंतर्गत इन्होंने 13 या 14 शिक्षाएं लिखी गई है। तो इस प्रकार से इसी क्रम में इन्होंने अपने सबसे उत्तरी सीमा पर, भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर जो अभिलेख या शिलालेख बनाया मित्रों, ये कालसी शिलालेख है, जो यमुना और अमलावा नदी के संगम पर बनाया गया है। और इस कालसी शिलालेख की जो मूल भाषा है वो क्या है? पाली है। अंशतः इसमें क्या लिखा गया है? प्राकृत लिखा गया है। इसकी जो लिपि है मित्रों वो क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें जो कालसी क्षेत्र के लिए शब्द लिखा गया है वो अपरांत क्षेत्र कहा गया है कालसी को। इसमें जो कालसी के लोगों के लिए नाम लिखा गया है वो कालसी के लोगों के लिए पुलिंद नाम लिखा गया है। इसकी जो खोज किया कालसी शिलालेख की, ये 1860 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री या जॉन फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा ये कालसी शिलालेख खोजा गया था देहरादून का। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो शिक्षाएं दी गई है, तो इसमें पहली शिक्षा दी गई है कि जीव हत्या पर क्या है? रोक लगनी चाहिए, जीवों की बिल्कुल भी हत्या ना की जाए। दूसरा मित्रों इसमें कहा गया है कि स्त्री शिक्षा को क्या है? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा जो इस कालसी शिलालेख में शिक्षा दी है इन्होंने, ये शिक्षा दी है तीसरा कि हिंसा को त्याग कर सदैव हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। और मित्रों ये जो कालसी शिलालेख है, इसमें जो है हाथी नामक पशु की आकृति बनाई गई है। किस पशु की? तो हाथी की आकृति बनी है। और इस हाथी के लिए मित्रों यहाँ गजतमे नामक संस्कृत शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो इस प्रकार इस कालसी शिलालेख में एक संस्कृत भाषा का शब्द आपको मिलेगा गजतमे। पशु जो है जिसका आकृति बना है इस पर, वो है आपका हाथी। 2 ही ऐसे अभिलेख शिलालेख है अशोक के 8 में से जिसमें हाथी बना है। एक आपका धौली या कलिंग शिलालेख उड़ीसा, और दूसरा आपका कालसी शिलालेख जो सबसे उत्तरी सीमा पर है। ठीक है ना? तो चलिए ये क्या था अशोक का कालसी शिलालेख पर हमने बात किया था, जिससे हमें ये स्पष्ट होता है कि इस काल में अशोक ने इस क्षेत्र में क्या किया होगा? साम्राज्य किया होगा या अपनी शासन सत्ता यहाँ चलाया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके उपरांत मित्रों आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बाड़वाला है, यहाँ पर इस समय में जगतग्राम नाम से एक स्थान जाना जाता है, जहां वर्ष गौड़ीय राजवंश का राजा शीलवर्मन शासन किया करता था। ग्रुप सी में एज इट इज बेटा, यूके ट्रिपल एससी में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो शीलवर्मन था, राजा शीलवर्मन, इसके वंश क्या था? किस वंश का था? तो वर्ष गौड़ीय राजवंश का ये शासक था, जिसका साम्राज्य कहाँ था? तो यमुना नदी के बाएं तट पर, जिसको आप जगतग्राम कहते हैं, इस क्षेत्र में था।
जगतग्राम कालसी में यमुना नदी के बाएं तट पर था और इसने यहाँ पर देखिए 3-4 चीजें बड़ा फेमस है इसका। पहला 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे यमुना नदी के बाएं तट पर। दूसरा यहाँ पर गरुड़ ईंट वेदिकाओं का निर्माण करवाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ईंटों पर लिखे गए इनके लेख, ये ईंट वेदिका या गरुड़ की आकृति की वेदिकाएं हैं और इन्हीं को गरुड़ ईंट वेदिकाएं या ईंट वेदिकाएं कहा जाता है। एक ऐसी ईंट वेदिका जो गरुड़ की आकृति में पूरा बना हुआ है उसको गरुड़ ईंट वेदिका कहते हैं और जो सिंपल में बना हुआ है उसको क्या है, ईंट वेदिका के रूप में जाना जाता है तथा इन ईंटों के ऊपर इनके लेख लिखे गए हैं। तो पहला 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए यहाँ पर यमुना नदी के बाएं तट पर किसने, ये जो राजा सीलवर्मन है आपका वर्षगौणीय राजवंश का ये शासक रहा है। और सेकंड आपने देखा कि गरुड़ ईंट वेदिका, गरुड़ पक्षी की आकृति का ईंट वेदिका बनाया। तीसरा ईंट वेदिकाओं की जो निर्माण किया या ईंट वेदिकाएं स्थित है कालसी या इस जगतग्राम बाड़वाला में, वो आपका किसके हैं, तो राजा सीलवर्मन के हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट देखते हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे तो इसी क्षेत्र में यादव वंश के जो शासक थे भास्कर वर्मन के शासन का उल्लेख मिलता है तथा कालसी से लाखा मंडल के बीच सिंहपुर का एक स्थान था जो इस यादव वंश की राजधानी हुआ करता था। और इसी यादव वंश का जो राजा भास्कर वर्मन है, इनकी पुत्री देवी ईश्वरा का जो शिलालेख है आपका वो कहाँ बना हुआ है, तो लाखा मंडल में। लाखा मंडल ये वाला क्षेत्र मित्रों अगर आप देखेंगे तो स्थानीय निवासी यहाँ के कहते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ आपको क्या मिली है, शिव की मूर्तियां या शिवलिंग मिले हैं। इसीलिए इस जगह को आप किस नाम से जानते हैं, तो लाखा मंडल के नाम से। और यहीं पर भास्कर वर्मन की पुत्री जो थी देवी ईश्वरा, इसने आप क्या बनाया था, देवी ईश्वरा का शिलालेख, जिसमें यादव वंश के विषय में आपको क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है। बात करते हैं लाखा मंडल की, थोड़ा सा देखेंगे तो यमुना नदी मित्रों जब आगे बढ़ती है, एक तरफ आपका जो सामने जिला पड़ेगा ये उत्तरकाशी वाला या टिहरी जिला आपका सामने पड़ेगा और दूसरी तरफ आपका देहरादून जिला है। बीच में यमुना नदी आपका क्या है, फ्लो कर रहा है। इस तरह से लाखा मंडल क्षेत्र से ऊपर से एक नदी बहकर आती है और इस नदी का नाम हम कहते हैं क्या, मोरदगाड़। किस नदी के नाम से जाना जाता है, ये मोरदगाड़, या इसी नदी को दूसरा नाम दिया गया है क्या, रिखनाड़ नदी। कौन सा नदी, रिखनाड़ नदी। और इस रिखनाड़ नदी के तट पर ही हमारा बना हुआ है क्या, लाखा मंडल वाला जो क्षेत्र है, क्या बना हुआ है, लाखा मंडल बना है। लाखा मंडल का जो पहला नाम है लाखा मंडल, वो स्थानीय निवासी कहते हैं कि लाखों की संख्या में मंदिर या मूर्तियां होने के कारण इसे यहाँ क्या नाम दिया गया है, लाखा मंडल। दूसरा लाखा मंडल के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम है मित्रों ये क्या है, मढ़ है। देहरादून जिले का लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मढ़, जिसको हम मुर्दों का शहर कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे मित्रों तो ये लिखा जाता है, धार्मिक मान्यता है कि इस क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो मृत्यु शैया पर लेटे होने के बाद भी वो एक बार पुनर्जीवित हो जाता था। ऐसी धार्मिक आस्था है इस स्थान की और इसीलिए इसके साथ जो नाम जुड़ा है वो मढ़ जुड़ा है, मुर्दों का शहर। और नदी को आप क्या कहते हैं, तो मोरदगाड़ कहते हैं। लाखा मंडल में फिर आप देखेंगे कि दूसरा यहाँ पर जो बनाया गया था वो यादव वंश की राजकुमारी है देवी ईश्वरा और इसने क्या बनाया, अपना शिलालेख का निर्माण करा। ये जो देवी ईश्वरा थी ये भास्कर वर्मन की क्या है, पुत्री है। ये जो लाखा मंडल का देवी ईश्वरा शिलालेख है मित्रों, इसमें टोटल जो है यादव वंश के कितने राजाओं का उल्लेख किया गया है, 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ यूके SSSC ने पूछ लिया है कि देवी ईश्वरा का ये जो लाखा मंडल शिलालेख था इसमें कितने शासकों का आपको उल्लेख मिलता है, तो इसमें यादव वंश के कितने राजा देखे गए हैं, 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। सेकंड में देवी ईश्वरा इसमें उल्लेख करती है कि यमुना नदी के दोनों ओर या यमुना के आसपास जो यादव वंश का शासन था या मेरे पिताश्री जो शासन कर रहे थे, ये यादव वंश भगवान कृष्ण का वंशज ही था, उसका उत्तरकालीन वंशज थे यादव वंश के लोग। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं इस वंश को भगवान कृष्ण से कनेक्ट करती है और कहती है कि ये जो यादव वंश है वो भगवान कृष्ण का ही क्या थे, वंशज थे, ये यहाँ पर जो शासक है। थर्ड आप देखेंगे मित्रों तो ये लिखा जाता है, इससे हमें जानकारी मिलता है कि ये जो देवी ईश्वरा है इसका विवाह पंजाब क्षेत्र में चंद्रगुप्त के साथ करवाया गया था, पंजाब के जालंधर का जो राजकुमार था। इस प्रकार से देवी ईश्वरा के शिलालेख में, और चौथा वो लिखती है कि ये जो ईश्वरा का शिलालेख है ये यमुना का जो वैली है, यमुना का जो घाटी है, इस यमुना घाटी में
देवी ईश्वरा के समय यादव वंश की क्या होती थी, सत्ता होती थी, जिसको उन्होंने लिखा है कि यमुना उपत्यका में अर्थात यमुना नदी की घाटी या वैली में दोनों तरफ ही किसका शासन था, तो यादव वंश का, यानी कि भास्कर वर्मन इस समय शासक था, जिसकी राजधानी कहां हुआ करती थी, तो सिंहपुर। और ये जो सिंहपुर है मित्रों, इस सिंहपुर के विषय में इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सिंहपुर था ये कालसी के आसपास एक राज्य हुआ करता, एक क्षेत्र हुआ करता था, और कुछ का मानना है कि लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र को हम क्या कहते थे, सिंहपुर कहते थे। तो यादव वंश की राजधानी कहां थी, सिंहपुर। कुल कितने राजा हुए इसमें, तो 12 शासक। लाखा मंडल जो शिलालेख देवी ईश्वरा के द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि यादव वंश के समय में यमुना उपत्यका में किसकी सत्ता थी, तो भास्कर वर्मन की। ये जो यादव वंश है वो भगवान कृष्ण के क्या है, उत्तरकालीन वंश रहा है। नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगले जो था, नेक्स्ट बात करेंगे आगे इस इतिहास के दौर में कि 634 ईस्वी में ये जो चीनी यात्री था हेनसांग, ये उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। कहां आया था, उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। और इसने हरिद्वार शहर को मोयुलो नाम दिया तथा गंगा नदी को हरिद्वार में इसने क्या कहा था, महाभद्रा कहा था, जबकि हरिद्वार शहर को क्या कहा था, मोयुलो कहा था। किसने, चीनी यात्री हेनसांग ने। हेनसांग के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो जानते हैं मित्रों। ये जो हेनसांग है आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे, चीनी यात्री हेनसांग, ये चीन के जो है, चीन के लुई राजवंश के समय में, जब लुई राजवंश की सत्ता थी चाइना में, तो उस समय यहां से इस लुई राजवंश के शासकों से परमिशन लेकर दुनिया की देशों की यात्रा पर निकले थे। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि इसने दुनिया के 138 देशों की यात्रा की थी। और ये पूरा के पूरा विवरण जो इन्होंने किया वो अपनी पुस्तक किसमें किया था, तो सियुकी में किया था। किसमें किया है, तो सियुकी में किया है। अगर भारत के सेंस में बात करें कि ये जो हेनसांग है वो भारत कब पहुंचा था, तो हेनसांग भारत आने का क्रम जब हर्षवर्धन यहाँ शासन कर रहा था भारत में, तो भारत ये पहुंचा कब, 629 ईस्वी में। और 629 से 645 ईस्वी तक मित्रों ये भारत में रहा। कितने साल, 16 साल तक कहां रहा, भारत रहा। अब आप देखेंगे कि जब ये भारत पहुंचा मित्रों, तो भारत में इसने ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार का, जिसको कुमारगुप्त, राजा कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था, और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध विद्यालयों में से एक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना किसने करी थी, कुमारगुप्त ने करी थी। तो जब ये इंडिया आएगा मित्रों, तो 4 साल तक ये कहां अध्ययन करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय में 4 साल तक जब ये शिक्षा ग्रहण करता है, तो इस समय यहाँ का जो प्राचार्य होता है, यहाँ के जो प्राचार्य होते हैं वो कौन होते हैं, तो शीलभद्र होते हैं, जो आपके जीएस में बार बार बनता है यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य कौन था, जब हेनसांग यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था। कितने साल शिक्षा ग्रहण करी, 4 साल। इसके बाद हमने देखा कि भारत लगभग कितने साल रहा मित्रों, ये 16 साल। और अगर आप उत्तराखंड की यात्रा देखेंगे हेनसांग की, तो उत्तराखंड मित्रों ये पहुंच गया था कब, 634 में। और 634 से लेकर 638 ईस्वी तक हेनसांग ने 4 साल तक कहां की यात्रा करी, उत्तराखंड क्षेत्र की यात्रा करी थी। 634 ईस्वी में मित्रों जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हेनसांग जो पहुंचा था 634 में, ये 634 में पहली बार पहुंचा कहां, हरिद्वार शहर में। किस शहर में पहुंचा था, तो हरिद्वार शहर में। और हरिद्वार को सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार क्या है, गंगा नदी के दोनों तटों पर स्थित एक शहर है। गंगा नदी के क्या है, तट पर अवस्थित है। हरिद्वार जब ये पहुंचा 634 में मित्रों, तो इसने हरिद्वार को क्या नाम दिया था, अभी आपने देखा ऊपर कि इसने हरिद्वार को क्या नाम दिया था, मोयुलो। और ये जो गंगा नदी बह रही है हरिद्वार में, इस नदी को क्या नाम दिया, तो महाभद्रा, जो कि आपके लिए जीएस में पूछा जाता है कि महाभद्रा किसने नाम दिया था, तो हेनसांग के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो देखा हमने कि हरिद्वार के बीच में ये जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज को पार करके ये हरिद्वार सिटी है, यहां से पार करके मित्रों ये पहुंचा कहां, दून घाटी में। कहां पहुंचा, तो दून घाटी में पहुंचा। कहां, दून वैली में। और दून घाटी में जब ये पहुंचा आपके पचवादून वाले एरिया में, तो पचवादून में जब पहुंचेगा तो पचवादून के ये जो कालसी शहर है पचवादून का, इस कालसी शहर को ये क्या नाम देते हैं, तो कालसी शहर को हेनसांग के द्वारा सुध नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सुध नगर की संज्ञा दी जाती। बार बार जीएस में बनता है कि कालसी क्षेत्र को किसने सुध नगर कहा था, तो हेनसांग के द्वारा कालसी शहर को क्या संज्ञा दिया गया था, क्या उपमा दिया गया था, तो
सुधनगर। और कालसी के आसपास ही यमुना नदी के तट पर ये जो आपका हरिपुर शहर है, इसके विषय में भी इन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा था कि प्राचीन काल में ये जो शहर था ये उत्तराखंड का सबसे पवित्र शहर हुआ करता था। और हरिद्वार की तरह समस्त लोग यहाँ यमुना नदी में क्या करते थे, स्नान करते थे, तथा बहुत ही बड़ा ये क्या था, स्नान का, धार्मिक स्नान का घाट हुआ करता था। लेकिन कालांतर में यमुना नदी में आई भयंकर बाढ़ की वजह से यहाँ हजारों लोग जो है यमुना की बाढ़ में जो है मृत्यु शैया पर आसीन हो गए, या उनका जो मृत्यु हो गया था बाढ़ के कारण। और तब से आपका जो ये हरिपुर शहर है इसको आज तक हम अपवित्र मानते हैं। अभी भी इसके इतिहास में बहुत सारी चीजें अन्य भी हमने जानना है, लेकिन ये हैंसांग अपनी पुस्तक में लिख कर गया है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने जाना मित्रों कि हैंसांग कब आपके जो है उत्तराखंड में प्रविष्ट होता है। तो ये 634 ईस्वी में हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार को मोयुलो कहता है। हरिद्वार में बहने वाली सबसे पवित्र नदी भारत की भी गंगा नदी को ये महाभद्रा नाम देता है। फिर शिवालिक हिमालय को पार करते हैं, और शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद दून घाटी में आते हैं। और दून घाटी में पहुंचने पर ये जो कालसी सबसे महत्वपूर्ण शहर है, प्राचीन काल से ही व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, जो आगे जाकर 1611 ईस्वी तक सिरमौर राजाओं की राजधानी रहेगा। यहाँ पर इस कालसी को सुधनगर के नाम से संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट यही पर ये हम देखते हैं कि इनकी जो किताब, इनकी यात्रा वृत्तांत जो है, जिसमें दुनिया के 138 देशों का उल्लेख है, उसमें लिखा गया है कि हरिपुर शहर का जो पौराणिक इतिहास है वो क्या था, क्यों इसको हरि भगवान का पुर कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था आपके इस क्षेत्र का। और इस प्रकार से इसने शिवालिक हिमालय को पार करके आपने देखा कि कालसी को क्या सुधनगर की संज्ञा दी, और सीयूकी में हरिपुर शहर के इतिहास के बारे में जाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। यहाँ से सेकंड हमारे पास क्लियर हो गया कि हैंसांग किस प्रकार से आया और क्या क्या उसका उत्तराखंड क्षेत्र में इतिहास रहा है। 634 में हैंसांग आता है कहाँ, हरिद्वार में। और 638 में मित्रों ये उधम सिंह नगर में तराई क्षेत्र में जो आपका गोविसाण नगर था, जिसको कनिंघम ने 17वीं 18वीं सदी में काशीपुर नाम से जाना है, वहां से अंतिम यात्रा गोविसाण शहर की करी। और इसके बाद हैंसांग उत्तराखंड की यात्रा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला देखते हैं। देहरादून जनपद का मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देहरादून जिले में अनेक आक्रमण होते हैं। इस उत्तराखंड के देहरादून जिले में थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, ये हमारा जो देहरादून जिला है मित्रों, तो दिल्ली से जब गुलाम वंश की दिल्ली में स्थापना हो जाएगी तो इस काल में इस उत्तराखंड क्षेत्र पर, या जो हमारा ये देहरादून वाला क्षेत्र है, ये सिरमौर रियासत के अंतर्गत आता है। ये पूरा हिमाचल आपका और देहरादून जिला ये पूरे के पूरा आपका क्या था, सिरमौर रियासत था। और ये हमारा क्या है, दिल्ली वाला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो दिल्ली में सत्ता थी किसकी, गुलाम राजवंश की। और गुलाम राजवंश का जो शासक था यहाँ पर वो कौन था, नासिरुद्दीन महमूद सत्ता पर था। कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो प्रधानमंत्री या नाइब ए मुमलकात का पद होता था मित्रों, उस समय जीएस में पूछा जाता है ये मिडिवल इंडिया में, वो किसके पास दिया हुआ था, बलबन के पास दिया हुआ था। और बलबन को जब इसने अपना प्रधानमंत्री या नाइब ए मुमलकात नियुक्त किया तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था किसके साथ, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। और इस प्रकार ये बलबन का क्या हो गया था, दामाद हो गया था। 1246 से 1265 ईस्वी तक इसने दिल्ली में शासन किया। और ये पहला राजा था जो कुरान की प्रतियों को लिखकर, हर दिन कुरान के पेज लिखकर उसको बाजार में बेचता था तथा उससे अपनी आजीविका चलाता था। आगे जाकर औरंगजेब कुरान की प्रतियों को लिखा करता था। ये संत प्रकृति का शासक था जो टोपी सीकर भी जीवन निर्वाह करता था। और इनकी इसी आदतों से परेशान होकर 1265 ईस्वी में बलबन ने इसके शाम के खाने में, अर्थात शाम के खाने में जो पनीर बना हुआ है शाम का खाना, इसमें जहर डाल दिया तथा इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी किसकी, नासिरुद्दीन महमूद के। अगला जो शासक बना वो कौन बना, बलबन बना। अब देखते हैं कि जब दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद था तो इस समय ये जो देहरादून क्षेत्र या ये जो सिरमौर राज्य है, इस पर पहला आक्रमण किया था किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने।
कहां पर, सिरमौर राज्य पर। और सिरमौर राज्य का जो कैपिटल हुआ करता था ये आपका कालसी क्षेत्र था। तो ये जो कालसी विकास नगर का पूरा यमुना वैली है यहीं पर ये बैटल हुआ था। इसका जो रीजन था मित्रों वो ये था कि जब नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में जितने भी विद्रोही सरदार थे जो इसके अगेंस्ट थे वो भागकर सारे के सारे कहां पहुंच गए थे, आपके सिरमौर राज्य में। और इन्हीं विद्रोही सरदारों को वापसी की मांग कर रहा था कौन, नासिरुद्दीन महमूद। परंतु सिरमौर का जो तत्कालीन शासक था इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता कि इस समय सिरमौर में कौन शासन कर रहा है, वो इनको वापस देने से मना करता है। जिसके कारण पहला जो अटैक हुआ आपके कालसी या देहरादून क्षेत्र पर ये 1254 ईस्वी में किसने किया, नासिरुद्दीन महमूद ने। और इस युद्ध में सिरमौर के राजा को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड जो बैटल हुआ आपके इस कालसी क्षेत्र पर, इस देहरादून जिले के कालसी वाले या सिरमौर राज्य पर, जो आधा हिमाचल में आधा आपका कालसी क्षेत्र में होता था, कैपिटल आपका कालसी होता था। सेकंड अटैक किया 1275 में किसने, बलबन ने। और बलबन के आक्रमण के समय सिरमौर का जो राजा था वो राणा देवपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, राणा देवपाल। 1275 में एक बार फिर बलबन ने, रीजन वही है, विद्रोही सरदारों को संरक्षण देना, पराजित किया किसको, राणा देवपाल को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 4 जनवरी 1399 ईस्वी को समरकंद का जो ये शासक है मित्रों तैमूरलंग, इसने हरिद्वार पर अटैक किया। और हरिद्वार का जो शासक था इस समय वो कौन था, राजा बहरुज था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो आपका कौन है, समरकंद का राजा कौन है, तैमूरलंग। तैमूरलंग के विषय में अगर बात करेंगे आप, तैमूरलंग को जानेंगे तो तैमूरलंग के विषय में यह कहा जाता है कि अफगानिस्तान के आसपास का जो समरकंद राज्य था वहां पर जन्म हुआ था किसका, तैमूरलंग का। और बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करना इसका क्या था, आदत हुआ करता था। और इन्हीं चोरियों को करते समय इसका एक पैर टूट गया था, अर्थात ये लंगड़ा हो गया था, इसीलिए इसके नाम के पीछे आपने जोड़ा क्या, तैमूरलंग। तैमूरलंग दुनिया के सबसे खूंखार शासकों में एक रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि इसको सबसे ज्यादा जो प्रिय था वो मनुष्यों की खोपड़ियां थी। जितनी ज्यादा मनुष्यों की खोपड़ियों की मालाएं होती थी या मीनारें बनी होती थी उतना ही ये क्या है, खुश हुआ करता था। तो अनेक मनुष्यों की खोपड़ियों की मीनारें इसने बनाई हुई है समरकंद के क्षेत्र में, ईरान वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है। तैमूरलंग जब विश्व विजय पर निकला, अर्थात जब विश्व विजय पर यह बढ़ेगा तो भारत के सेंस में हम देखेंगे कि भारत में 1398 में ये दिल्ली पर आक्रमण करेगा। और 1398 में दिल्ली को जीतने के बाद जब ये वापस अपने देश समरकंद जा रहा था, इस दिल्ली से वापस अपने देश समरकंद को जा रहा था, तो रास्ते में सबसे पहले ये कहां पहुंचा, हरिद्वार पहुंचा मित्रों। कहां पहुंचा, हरिद्वार शहर। और इस समय हरिद्वार का जो राजा है आप देख रहे हैं स्लाइड में भी कि वो कौन था, राजा बहरुज था। यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस बनता है। कुछ इतिहासकार या जिया रानी की लोक गाथाएं कहती है कि ये जो कत्यूरियों का राजा था बीरमदेव सबसे खूंखार राजा होता है कत्यूरियों का, 18वें नंबर का जो शासक है, जो अपनी मामी तिलोत्तमा देवी से जबरन विवाह करता है, जो अपनी प्रजा पर दुनिया भर के टैक्स वसूल करता है। इसी बीरमदेव के साथ युद्ध किया था किसने, तैमूरलंग ने, जो कि मान्य नहीं है। यहाँ पर जो राजा आपको मिलेगा इस समय वो कौन है, राजा बहरुज है। और बहरुज को हराएगा कब, 4 जनवरी 1399 ईस्वी में। कौन, तैमूरलंग, जो कि रिपीट आपका क्वेश्चन है, ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन है। तैमूरलंग हरिद्वार को जीतकर जब आगे बढ़ेगा, तैमूरलंग के साथ ही आपको इतिहास मिलेगा, सरुद्दीन जिसका नाम है, और इसी ने हरिद्वार शहर को कुपिला नाम भी दिया था। इतिहास में मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। यहां तो हम डिस्ट्रिक्ट का बेसिक इंट्रो देख रहे हैं इतिहास के रूप में। तैमूरलंग ने इसके बाद जो है शिवालिक को पार किया। हरिद्वार के बाद शिवालिक, ये जो आपका मोहंड पास है, तिमली पास है, इसको पार किया तथा ये दून घाटी पर पहुंच गया। जब हरिद्वार पर अटैक कर दिया इसके बाद ये आगे कहां पहुंच गया, दून वैली पर। और दून वैली में भी कहां, आपके जो है पचवा दून वाले एरिया पर, जहां पर शासक कौन होता था, राय रतन सेन नाम का क्या था, राजा था। जैसे ही इसे तैमूरलंग के आक्रमण की सूचना मिली तो ये सिरमौर के राजा की शरण में भाग गया। और इस प्रकार से लगभग 1 महीने तक तैमूरलंग ने जो है इस दून घाटी को खूब कत्लेआम मचाया। जितने भी लोग इसको मिले, जितने भी काफिर लोग इसको मिले, वो सब लोगों को आगे जो है तलवार के द्वारा जो है इनको हत्या करके या इनको काटकर आगे बढ़ता गया। कौन, तैमूरलंग। इस घटना का उल्लेख तैमूरलंग ने अपनी पुस्तक किसमें किया हुआ है, मलफूजाते
तैमूरी में लिखा है तैमूरलंग ने कि दून घाटी पर मेरी तलवार ने लगभग 1000 से 2000 काफिरों के खून से स्नान किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है किसमें, मलफूजाते तैमूरी में। और इस प्रकार से आपके राय रतन सेन यहाँ का राजा था दून घाटी का, जो भागकर सिरमौर चला गया और फिर देहरादून वैली पर अटैक किया था किसने, तो तैमूरलंग ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं नेक्स्ट 1515 ईस्वी में मित्रों आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या होता था। इस समय कुमाऊं में चंद सत्ता चल रही थी, कत्यूरियों के छोटे छोटे राज्य जो है यहाँ पर सामंत शाही के रूप में चल रहे थे। ये आपका कुमाऊं क्षेत्र है, इधर कुमाऊं वाला एरिया, और ये गढ़वाल वाला क्षेत्र था। गढ़वाल में इस समय अलग अलग छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे और इन गढ़ों के अलग अलग राजा होते थे और लगभग कितने शासक थे इस समय, तो 52 या 54 ठाकुरी गढ़ हुआ करते थे। जब परमार राजवंश का 37वां शासक बना कौन, अजयपाल, कौन बना, अजयपाल। तो अजयपाल ने इन 52 के 52 ठाकुरी गढ़ों को जीता और फिर 1515 में जो नाम दिया इन क्षेत्र के लिए, वो पहली बार कौन सा शब्द दिया, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये बार बार आपके लिए पूछा जाता है कि गढ़वाल शब्द पहली बार किसने दिया, तो अजयपाल के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, तो 1515 ईस्वी में। अब जब अजयपाल ने गढ़वाल शब्द दिया तो ये पूरा के पूरा क्षेत्र अजयपाल के द्वारा बनाया गया था, किस रूप में, संयुक्त गढ़वाल के रूप में। और जब अजयपाल ने अपना संयुक्त गढ़वाल बनाया तो इसमें देहरादून जिले को भी शामिल कर लिया। और 1515 ईस्वी में परमारों के 37वें शासक अजयपाल ने 52 ठाकुरी गढ़ों को जीतकर संयुक्त गढ़वाल बनाया तथा देहरादून क्षेत्र को इसमें शामिल कर दिया। इस प्रकार देहरादून किसका हिस्सा बना, तो संयुक्त गढ़वाल का। आगे आपने देखा मित्रों कि 1790 में ये कुमाऊं क्षेत्र पर अटैक हो गया, किसका, गोरखाओं का। और कुमाऊं में आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 1790 ईस्वी में हवाला बाग का युद्ध हुआ, किसके बीच, चंदों के अंतिम राजा महेंद्र चंद तथा गोरखाओं के बीच। अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, रणजोड़ थापा, इस तरह से 5-6 लोग गोरखा, और साथ में जो है कुमाऊं का जो शासक था वो कौन था, महेंद्र चंद तथा इसका चाचा लाल सिंह, दोनों लोग लड़ रहे थे। और हवाला बाग के युद्ध में हारे कौन, चंद शासक कुमाऊं के। इस प्रकार कुमाऊं में गोरखाओं का सत्ता हो गया। कब आ गए कुमाऊं में अधिकार हो गया, कब, 1790 में। और 1790 में ही इन्होंने कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। कुमाऊं में गोरखाओं ने जो साम्राज्य किया वो 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक किया। लगभग 25 साल कुमाऊं में किसका शासन रहा, तो गोरखाओं का शासन रहा। कुमाऊं को जीतने के बाद अगले ही साल आप देखेंगे कि 1791 में गोरखा इतना एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी हो गया था कि उसने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया, उसको जीतने का प्रयास किया। कब, 1791 में। और 1791 में पौड़ी और चमोली की बाउंड्री जो लगी हुई है आपके अल्मोड़ा से तथा आपके लगी हुई है नैनीताल से, इस अल्मोड़ा क्षेत्र में, ये पौड़ी वाले क्षेत्र में जो लंगूरगढ़ का किला है उसको विजित किया। जैसे ही लंगूरगढ़ का किला जीता, अब श्रीनगर की ओर गोरखा सेनाएं बढ़ रही थी। इसी समय चाइना ने आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, नेपाल पर। तथा आधा गढ़वाल जीतने के बाद 1791 में गढ़वाल क्षेत्र से वापस चले गए गोरखा तथा गढ़वाल के तत्कालीन शासक प्रद्युमन शाह के साथ जो है लंगूरगढ़ की संधि कर गए। और उसके बाद 1792 में श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की संधि कब हुई थी, 1792 में, जिसमें यह कहा गया था, पहली शर्त थी श्रीनगर की संधि की कि प्रत्येक वर्ष ये जो गढ़वाल का राजा है प्रद्युमन शाह, वो 3000 रुपए आपके टैक्स के रूप में भेजता रहेगा, किसको, गोरखाओं को। दूसरी जो शर्त थी वो ये कहा गया था कि ये राजा एक रेजिमेंट अपनी कहां रखे, गोरखा रेजिमेंट कहां रखने देगा, तो श्रीनगर में। और तीसरी शर्त ये थी कि आज के बाद गोरखा कभी भी दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये तीनों शर्तें 1792 के श्रीनगर की संधि में रखी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ा इतिहास तो आपने देखा कि 1803 में ये जो आपका चमोली क्षेत्र है गढ़वाल का, चमोली में आप देखेंगे कि 9.2 की तीव्रता का भूकंप आता है। कितने की तीव्रता का, 9.2 की या 8.89 ऐसा लिखा जाता है, अलग अलग फैक्ट है यहाँ पर। और इतने तीव्रता का जब भूकंप आता है तो गढ़वाल की 75% जो जनता है वो इस समय जो है मृत्यु शैया पर चली जाती है, अर्थात उनका मृत्यु हो जाता है। गढ़वाल में कितने % लोग शेष बच जाते हैं, तो 25% जनता ही शेष रहती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर गोरखा अटैक करता है नेपाल से, कहां पर, गढ़वाल क्षेत्र पर। कहां अटैक करता है, गढ़वाल क्षेत्र पर। 1803 में पहला जो अटैक करेगा वो बाराहाट
घाट पर, देन उसके बाद इनकी सेना चमुआ, जिसको आप चंबा कहते हैं टिहरी गढ़वाल का, और फिर 1803 में ही तीसरा आक्रमण श्रीनगर पर। श्रीनगर में आप देखते हैं कि इस समय जो परमार राजवंश का राजा है वो कौन है? परदुमन शाह है। कौन है? परदुमन शाह। और ये परदुमन शाह श्रीनगर से भागकर हरिद्वार के लंढौरा क्षेत्र के राजा रामदयाल सिंह के घर पर आ जाता है। रामदयाल सिंह इसको सहायता का आश्वासन देते हैं तथा 12,000 सेना इसको अपनी देते हैं तथा स्वयं भी इसके साथ लड़ने के लिए जो है या युद्ध करने के लिए जो है सहमत हो जाते हैं। इसके उपरांत आप देखेंगे कि फिर 14 मई 1804 का दिन आता है और देहरादून का जो खुड़बुड़ा मौला है, अभी उस खुड़बुड़ा मौला में, खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखाओं तथा परदुमन शाह व इसका सहायक राजा रामदयाल सिंह के बीच युद्ध होता है, जिसको इतिहास में आप क्या कहते हैं? खुड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं, जिसमें ये परदुमन शाह मारा गया, रामदयाल सिंह भी मारा गया। और इस प्रकार गढ़वाल क्षेत्र में भी किसकी सत्ता आ गई? गोरखाओं की। और 1804 से लेकर आप देखेंगे 1814 तक देहरादून में 10 साल 6 महीने आपके गढ़वाल पर भी किसकी सत्ता रही? तो गोरखाओं की। अर्थात 14 मई 1804 से 30 मई 1814 तक। फिर आप देखेंगे कि जब ये युद्ध में जीत गए तो इन्होंने परदुमन शाह का जो भाई है कुंवर प्रीतम शाह, उसको ये नेपाल अपने साथ ले गए तथा इसका जो अल्पवयस्क पुत्र है, अर्थात ये जो परिवार था पूरा के पूरा इनका, ये कनखल हरिद्वार में शरण लेता है। फिर यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मित्रों कि 30 नवंबर 1814 ईस्वी का समय जब खलंगा का युद्ध होता है। इस समय आप देखेंगे कि खलंगा का जो बैटल था, जब सुदर्शन शाह हरिद्वार में जाएगा, हरिद्वार में वो देखेगा अपने मौसी के यहाँ जीवन यापन कर रहा है या रिलेटिव के यहाँ वो अपना जीवन यापन कर रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि इस समय सुदर्शन शाह 1809 ईस्वी में पहली बार ये जो अंग्रेज कमिश्नर है, अंग्रेज गवर्नर है ऑक्टर लोनी, इनसे सहायता मांगने जाते हैं। और बाद में 1813 में इनकी मुलाकात होती है किसके साथ? ये जो आपका वायसराय बन के आया 1813 से 23 तक, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग सुदर्शन शाह की पूरी कहानी को सुनते हैं और दोबारा इनको गढ़वाल का शासक बनाने का क्या है? आश्वासन देते हैं। इसी कड़ी में आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि 1813 में अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य गोरखपुर के बुटवल प्रांत को लेकर बैटल शुरू हो जाता है। कौन सा प्रांत है? बुटवल प्रांत। ये बुटवल प्रांत जो था मित्रों, ये 22 गांव का एक समूह है और ये 22 के 22 गांव, यहां से जो टैक्स आता था वो किसको आता था? अंग्रेजों को आता था। लेकिन गोरखा क्या करते हैं? इस पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तथा यहां से अंग्रेजों को बाहर कर देते हैं। और इसके बाद 1814 में भारत में आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत होती है। आंग्ल गोरखा युद्ध जो हुए, दैट मीन्स अंग्रेज तथा गोरखाओं के मध्य जो बैटल हुए वो 1814 से प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात ब्रिटिशर्स भारत के सभी क्षेत्रों से अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करते हैं, जिससे नेपाल पर अटैक करने की योजना होती। एक तरफ आप बिहार से अटैक करेंगे, दूसरा उत्तर प्रदेश के बुटवल प्रांत से, तीसरा देहरादून के खलंगा क्षेत्र से और चौथा हिमाचल प्रदेश के नाहन से भी इनकी सत्ता को समाप्त करने की बात करेंगे, जिसको हम जानेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध या गोरखा और ब्रिटिश शासन के दौरान। अब 1814 में हमने देखा कि 1814 में देहरादून के खलंगा क्षेत्र में, यदि आप देखेंगे देहरादून के खलंगा क्षेत्र में यहां पर हम देखेंगे 1814 में कि देहरादून का जो खलंगा क्षेत्र है आपका, देहरादून के खलंगा क्षेत्र में, तो खलंगा क्षेत्र का देहरादून वाला जो एरिया है इसको जरा देख लीजिएगा आप, पेपर में बनते हैं क्वेश्चन यहां से। देहरादून का जो खलंगा क्षेत्र है, सबसे पहले आप देखेंगे कि 25 अक्टूबर को खलंगा पर अंग्रेजों ने पहला अटैक किया और 25 अक्टूबर को जो अटैक करने वाला अंग्रेज सेनापति था वो कौन था? कर्नल जिलेस्पी था। कौन था? कर्नल जिलेस्पी। फिर 26 अक्टूबर को एक बार देहरादून के खलंगा पर अंग्रेजों ने गोरखाओं पर अटैक किया, जिसमें भी कौन था? कर्नल जिलेस्पी। फिर 31 अक्टूबर को देहरादून के खलंगा पर तीसरा अटैक किया, किसने? गोरखाओं ने। और इस दिन इन्होंने कर्नल जिलेस्पी की हत्या कर दी, कर्नल जिलेस्पी को मार दिया। इसके बाद लगातार 1 महीने तक, अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक बारंबार अटैक करते रहे अंग्रेज देहरादून के खलंगा के किले पर, परंतु इनको विजय या इनको जो है जीत नहीं मिली। इसके बाद हम देखेंगे कि 30 नवंबर 1814 को आप देखेंगे कि
गोरखाओं तथा अंग्रेजों को मध्य जो बैटल हुआ, इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे? मावी, और दूसरा कौन था? कारपेंटर। तथा इसमें गोरखाओं की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? बलभद्र थापा। और बलभद्र थापा को पराजित किया था किसने? अंग्रेजों ने। कब? 30 नवंबर 1814 को। इस प्रकार से गढ़वाल से या देहरादून क्षेत्र से किसकी सत्ता को समाप्त करा था? तो गोरखाओं की सत्ता को समाप्त किया। और अब किसका शासन यहां आ गया? तो अंग्रेजों का। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। इसके बाद इसके उपरांत 28 नवंबर या 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश गढ़वाल के तहत संगोली की संधि हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। और संगोली की स्थिति मित्रों आप जानते हैं कि ये जो संगोली शहर है हमारा, ये बिहार के चंपारण के आसपास का ये क्या होता था? कस्बा होता था। और यहीं पर संगोली की संधि हुई। कितने तारीख में लिखा जाता है? तो या तो 28 नवंबर को लिखा जाता है, या आप 2 दिसंबर को इसको कहते हैं संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि में जो पक्ष बैठे हुए थे बेटा, ये पक्ष कौन कौन लोग बैठे हुए थे? तो एक तरफ थे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज सेनापति कौन था? ब्रैडशॉ। कौन बैठा हुआ था? ब्रैडशॉ। दूसरी तरफ जो गोरखाओं की ओर से संगोली की संधि में बैठा हुआ था गोरखाओं की ओर से, वो कौन था? गजराज मिश्र था। कौन था? गजराज मिश्र। और इस प्रकार से ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के बीच संगोली की संधि संपन्न हुई। और संगोली की संधि के उपरांत ये जो आपका देहरादून वाला एरिया है या उत्तराखंड का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसको हम देखेंगे कि इसके उपरांत उत्तराखंड क्षेत्र अंग्रेजों ने लगभग कितने भागों में बांट दिया? तो 3 इसके अलग अलग भाग कर दिए। कब? 1815 में। पहला जो पार्ट हुआ था, ये वाला पार्ट आपका, इसको कहा गया, इसको बना दिया गया क्या? टिहरी रियासत। क्या बना दिया गया? टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत या टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को किसने करी थी? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। आगे इनको सनद वगैरह दी गई। 1820 में इसने टिहरी में पुराना राजमहल या राज दरबार का निर्माण करवाया। मूरक्राफ्ट यहाँ पर जो है यात्री पहुंचते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा क्षेत्र था गढ़वाल का, ये पूरा के पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं डॉट में, इस वाले क्षेत्र को ब्रिटिश गढ़वाल बनाया गया। कौन सा गढ़वाल बनाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत रखा गया। तो सीधा स्पष्ट है आपको कि ये जो देहरादून जिले का मैक्सिमम पार्ट है वो किसमें रखा गया था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में। और ये पूर्वी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा श्रीनगर से लेकर कुमाऊं मंडल तक, इसको अंग्रेजों ने बनाया क्या? कुमाऊं कमिश्नरी। तो हमने देखा कि यहाँ जो देहरादून वाला क्षेत्र है वो सबसे पहले किसमें शामिल कर दिया गया था? ब्रिटिश गढ़वाल, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पहले श्रीनगर में, और फिर 1839 में इसको पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि 1817 में ये जो देहरादून जिला है आपका, इस 1817 में देहरादून को आपने स्थापना में भी देखा था कि अटैच डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमने स्थापित किया था देहरादून को। कब? 1817 में। और अटैच डिस्ट्रिक्ट किसके साथ था? ये तो सहारनपुर मंडल के साथ इसको हमने एक को डिस्ट्रिक्ट बनाया था, एक अटैच डिस्ट्रिक्ट, अर्थात ये सहारनपुर जिले के अंतर्गत ही इसका सारा प्रशासन चलाया जाता था। और 1817 से लेकर 1871 तक ये अटैच डिस्ट्रिक्ट के रूप में रहा। किसमें? सहारनपुर मंडल में। फिर आपने देखा कि 1817 से लेकर 1826 तक इसको रखा गया किसमें? उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के अंतर्गत। फिर 1826 में कर्नल ट्रेल ने इसको कहां शामिल करा? कुमाऊं कमिश्नरी में। और कुमाऊं कमिश्नरी में ये 3 सालों तक रहा, 1826 से लेकर कब? 1829 तक। 1871 में मैंने आपको बता ही दिया, ये अलग से एक स्वतंत्र जिला बना था। कौन? देहरादून। अब ये सहारनपुर के अंतर्गत नहीं था, बल्कि ये क्या बना? एक स्वतंत्र जिला बना था। 1829 में आपने देखा कि 1829 से लेकर 4 जून 1975 तक इसको हमने किस मंडल का भाग बना दिया था? मेरठ मंडल का। स्थापना के क्रम में भी आपने देखा था मित्रों ये। और 4 जून 1975 को इसे गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र जिले के रूप में क्या है? स्थापित किया गया है ना। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास था हम लोगों का, इसमें हमने जाना उत्तराखंड के जिला सीरीज के अंतर्गत देहरादून का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से देहरादून जिले का में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो नगर निगम क्षेत्र हैं, जो नगर पालिका परिषद हैं, जो आपके कैंटोनमेंट जोन हैं, जो आपका जो है, इसके बाद आगे बढ़े थे आप तो 10 जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, तथा इस जिले का जो इतिहास रहा है देहरादून का जिले के रूप में, वो किस प्रकार का इतिहास रहा था, इस पर हमने आपसे क्या किया? चर्चा किया। चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट देहरादून जिले का 3rd पार्ट जल्दी ही हम आपके रिलीज करते हैं। मित्रों आप अपने कमेंट
जरूर डालिए कि आपको जो ये लेक्चर है हमारा संगम दक्ष एकेडमी का जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है। और आप चैनल को, यदि आप जो है चैनल पसंद करते हैं, चैनल आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें तथा लाइक और सब्सक्राइब का भी विशेष ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।